हेलो गाइस, आज मैं एक हॉरर थ्रिलर कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका सीजन 1 2020 में रिलीज हुआ था और इसका सीजन 2 कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें सितंबर महीने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोरदार बर्फ गिर रही थी। वहीं पर हम बहुत सारे मिलिट्री वाले लोगों को देखते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को पकड़ने के लिए आए थे। तभी उस बिल्डिंग के अंदर से एक लड़का निकलकर बाहर आता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। वो बुरी तरीके से जख्मी था, आंखें उसकी ब्लैक कलर की थी और साथ ही में उसके आजू बाजू हम बहुत सारे क्रिएचर्स को देखते हैं। आर्मी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक इंसान है या फिर कुछ और, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी, इसीलिए वो लोग कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग समझ गए थे कि वो एक जिंदा इंसान है, लेकिन वो कोई और चीज भी हो सकता था। इसीलिए वो लोग उसे आगे बढ़ने से वार्न करते हैं और कहते हैं अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। लेकिन वो लड़का किसी की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता जाता है। इतने में सारे मिलिट्री वाले उसको शूट कर देते हैं। यहाँ से कहानी आ जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 1 महीने पहले। यहाँ पर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसका नाम ग्रीन होम्स था। वहीं पर हम उसी लड़के यूनसू को देखते हैं जिसको हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत डिप्रेस्ड हो। वो चुपचाप गुमसुम होकर कहीं जा रहा था। तभी एक उड़ता हुआ ब्लेड आकर उसका गला काटने ही वाली थी, लेकिन यूनसू की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो वहीं पर रुक जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। पता चलता है कि वहाँ का गार्ड वहाँ की घास काट रहा था और गलती से वो ब्लेड उछलकर यूनसू के पास पहुँचने ही वाली थी। यूनसू अभी अभी इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। घर के अंदर पहुँचते ही वो बहुत डिप्रेस लग रहा था। वो मन में कहता है कि वो मरने के लिए जा रहा है और इसके बाद वो टेरेस के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बिल्डिंग के गार्ड को देखते हैं जो रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में एक बेड लगा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उस गार्ड को बहुत डांट लगाता है। वो कहता है अगर तुम रेस्ट करोगे तो काम कब करोगे। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक लेडी आती है। वो गार्ड से कहती है उसने तुमसे कितनी बदतमीजी से बात किया, उसको ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। और साथ ही में वो उस गार्ड को एक फिश का बॉक्स गिफ्ट करती है। ये देखकर गार्ड खुश हो जाता है। वो सोचता है उसको फ्री में खाने का सामान मिल गया। उस लेडी के जाने के बाद वो गार्ड जैसे उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर सड़ी हुई फिश रखी हुई थी। उसकी स्मेल इतनी ज्यादा गंदी थी कि गार्ड के नाक में से खून निकलने लग जाता है। हालांकि नोज ब्लीडिंग का रीजन फिशेज नहीं थे, इसके पीछे कोई और रीजन था जो हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। अगले सीन में हम यूनसू को देखते हैं जो टेरेस के ऊपर खड़ा होकर मरने के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की के ऊपर जाती है जिसका नाम यूनयू था और वो एक डांसर थी। यूनसू को देखकर वो समझ गई थी कि वो यहाँ पर मरने के लिए आया है। वो यूनसू से कहती है वैसे भी आजकल सुंदर लड़के बचे ही कहाँ हैं और ऊपर से तुम भी अपनी जान ले रहे हो। वो उसकी तारीफ तो करती ही है लेकिन साथ में बेइज्जती भी करने लग जाती है। वो यूनसू से कहती है अगर तुम्हें मरना है तो कहीं और जाकर मरो, यहाँ पर मर के लोगों को प्रॉब्लम में मत डालो। ये सब सुनकर यूनसू वहाँ से निकल जाता है। वो जैसे अपने कमरे के बाहर आता है तो देखता है कि बिल्डिंग का गार्ड उसके रूम के अंदर झांक रहा है। वो गार्ड यूनसू से किसी पेपर पर साइन करवाने के लिए आया हुआ था, लेकिन यूनसू मना करके अंदर जाने लग जाता है। लेकिन वो गार्ड जबरदस्ती अंदर घुसने की भी कोशिश करता है। अगले सीन में हम एक जीसू नाम की लड़की को देखते हैं जो बेसिकली एक म्यूजिशियन थी। वो भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। जो भी काम उसे मिल रहा था वो उस काम को ले रही थी। जीसू अपने परफॉर्मेंस के लिए निकलने ही वाली थी, तभी उसे बाहर एक लेडी मिल जाती है। पता चलता है कि वो दोनों ही 15th फ्लोर पर रहते थे। वो लेडी जीसू को बताती है कि वो अपने बच्चे को घुमाने के लिए बाहर लेकर जा रही है। जीसू पूछती है बच्चा कितने साल का है, तो वो लेडी बताती है बच्चा 1 साल का है। जीसू उस बच्चे को खिलाने के लिए नीचे झुकती है तो देखती है कि वो स्ट्रोलर तो बिल्कुल खाली था, वहाँ पर कोई बच्चा था ही नहीं। जीसू को ऐसा लगता है कि वो लेडी पागल है। वो डर जाती है और लिफ्ट के अंदर जाती ही नहीं। तभी वहाँ पर एक जेयून नाम का आदमी आता है। पता चलता है कि वो एक कोरियन टीचर था। वो जीसू को बताता है कि वो लेडी पागल नहीं है, बल्कि उस लेडी के साथ एक हादसा हुआ था। एक दिन जब वो अपने बच्चे को लेकर रास्ते पर निकली थी तब उस बच्चे का स्ट्रोलर गाड़ी के सामने आ गया और तब से ये लेडी सदमे में चली गई है। उसने इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसका बच्चा मर चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं जेयोन जीसू से फ्लर्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जीसू बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। वो लिफ्ट से नीचे उतरकर वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। अगले सीन में हम उसी डांसर लड़की यूनयूक को देखते हैं। वो अपने भाई यूनयूक के साथ यहीं पर रहती थी। यूनयूक अपनी बहन की डांस फीस भरने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन देखकर ऐसा लगता था कि उन दोनों भाई बहन में जरा भी पड़ती नहीं थी। उसका भाई तो बहुत कोशिश करता था, लेकिन यूनयूक बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। दूसरी तरफ हम एक सैंगवुक नाम के आदमी को देखते हैं जो बहुत ही गैंगस्टर टाइप का इंसान था। उसका फेस एक साइड से बुरी तरीके से जला हुआ था और उसने एक आदमी को टेप से बांध के रखा हुआ था। वो उस आदमी को टॉर्चर भी कर रहा था। सैंगवुक उस आदमी का मुंह खोलकर उसे कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरा आदमी कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। अब इसीलिए सैंगवुक उसके मुंह में जलता हुआ सिगरेट डाल देता है। अगले सीन में हम यूनसू को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बीमार लग रहा था। वो कंटिन्यूअसली बस नूडल्स ही खा रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर हम उसी डांसर लड़की यूनियो को देखते हैं जो टेरेस की तरफ जा रही थी। तभी उसे वहाँ पर सैंगवुक मिल जाता है। वो सैंगवुक के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है, इस उम्मीद के साथ कि उसको अपने डांस क्लासेस के लिए पैसे
पैसे मिल जाएंगे। अगले सीन में हम युनसू को देखते हैं जो दिन भर बैठकर बस गेम खेलता रहता था। उसको घर से बाहर जाने के लिए भी मन नहीं होता था। तभी उसे अपने डिलीवरी वाले का मैसेज आता है। डिलीवरी लेने के लिए जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो देखता है किसी ने उसके सारे नूडल्स के पैकेट्स फाड़ दिए हैं। युनसू जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ के देखता है तो उसे हर जगह खून दिखाई देता है। तभी किसी औरत का हाथ आगे बढ़ता है जो कि अपनी ही बिल्ली को खा रही थी। ये सब देखकर युनसू की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे वो अंदर भागने लगता है। कुछ ही देर में उसके दरवाजे पर नॉक होता है। पता चलता है कि वहाँ पर वही लड़की थी। वो युनसू से कहती है प्लीज मेरी मदद करो। वो कहती है कोई उसके घर के अंदर घुस गया था और उसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया है और उसने उसकी बिल्ली को भी मार दिया। युनसू कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। लेकिन जैमर लगने की वजह से एक भी कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। युनसू को उस लड़की पर डाउट हो रहा था। वो उससे कहता है कि मैं दरवाजा खोल दूंगा लेकिन उसके पहले मुझे अपना हाथ दिखाओ, क्योंकि युनसू ने कुछ देर पहले खून से भरे हुए हाथ देखे थे। ये सब सुनकर उस लड़की को गुस्सा आने लग जाता है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लग जाती है और उसके बाद वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है। उसके नाक के अंदर से भर भर के खून निकल रहा था। ये सब देखकर युनसू डर गया था। यहाँ पर तो दरवाजा नहीं खुलता, इसीलिए अपनी भूख को शांत करने के लिए वो लड़की कहीं और जाने लग जाती है। युनसू समझ गया था कि वो लड़की अब किसी और को मारने के लिए जा रही है, इसीलिए वो एक डंडा लेकर बाहर निकलता है। उसी वक्त सैंगवुक वहाँ से बाहर आ रहा था। वो युनसू से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है। युनसू उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी लड़की को देखा जो बहुत ज्यादा अजीब थी और उसके नाक से बहुत खून निकल रहा था। इतना बोलकर वो खुद ही बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम जीसू को देखते हैं। पता चलता है कि कोई उसके दरवाजे पर भी नॉक कर रहा था। वो जैसे ही चेक करती है तो पता चलता है कि ये तो वही मॉन्स्टर थी जो जीसू को खाने के लिए ऊपर पहुंच चुकी थी। ये सब देखकर जीसू की हालत खराब हो जाती है। वो लेडी कंटिन्यूअसली दरवाजा पीट रही थी और उसने मार मार कर ऑलमोस्ट दरवाजा तोड़ दिया था। अगले सीन में हम यूनह्यूक को देखते हैं जो अपने काम के लिए निकल रहा था, लेकिन नीचे आने के बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पर तो कोई लफड़ा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सैंगवुक और जीसू उसी मॉन्स्टर लड़की को ढूंढने की कोशिश करते हैं। खिड़की का कांच टूटा हुआ था। ये देखकर वो समझ गए थे कि वो मॉन्स्टर लड़की यहाँ से कूद चुकी है। इस तरफ हम यूनह्यूक को देखते हैं जो एक्चुअली में एक मेडिकल स्टूडेंट था। वहीं पर हम एक क्यूंग नाम की लड़की को देखते हैं। यूनह्यूक उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, सारे दरवाजे बंद क्यों हैं। तब उसे पता चलता है कि किसी ने पूरे बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये क्यूंग एक्चुअली में एक फायर फाइटर थी। सारे ही लोग फोन करके मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इसीलिए यूनह्यूक ऑफिस के दरवाजे को तोड़ देता है ताकि वहाँ से कोई मदद मिल सके। ऑफिस में जाने के बाद ये क्यूंग सबसे पहले इमरजेंसी कॉल लगाती है, लेकिन वहाँ से पता चलता है कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है और पूरा शहर उसकी चपेट में आ गया है। वहीं पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने आप को सबका लीडर समझ रहा था। वो गलती से आकर ऐसे बटन दबा देता है जिसकी वजह से जो फोन लग रहा था वो फोन भी लगना बंद हो जाता है। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी को वहाँ पर कंट्रोल बोर्ड मिल जाता है जिससे शटर को आराम से खोला जा सकता था, और शटर खोलकर वो बहुत बड़ी गलती कर देता है। जैसे ही शटर खुलता है तो वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपने सामने एक बहुत ही लंबे से मॉन्स्टर को देखते हैं। अंदर घुसते ही वो अपने टेंटेकल की मदद से एक आदमी को पकड़ लेता है जिसके अंदर से इस मॉन्स्टर ने सारे खून को चूस लिया था। तभी यूनह्यूक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर स्प्रे करने लग जाता है और साथ ही में वो उस बूढ़े आदमी से शटर बंद करने के लिए बोलता है। लेकिन शटर बंद करने से पहले ही वो फायर एक्सटिंग्विशर खाली हो जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर यूनह्यूक पर अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी इक्यूंग दौड़ती हुई आती है और उस मॉन्स्टर को बाहर पटक देती है। शटर ऑलमोस्ट बंद होने ही वाला था, लेकिन यूनह्यूक इक्यूंग को अंदर खींच लेता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और किसने इनको यहाँ पर लॉक कर दिया। इन्हें तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बस एक ही मॉन्स्टर है और जल्दी ही इनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ जाएगी। तभी यूनह्यूक कहता है कि ये बस एक मॉन्स्टर नहीं है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो दिखने में बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे। उसी वक्त दूसरे तरफ हम युनसू को देखते हैं जो अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। वो देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और सारे लोग एक एक करके मर रहे हैं। तभी अचानक से युनसू के नाक से खून निकलने लग जाता है जो कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। इतना ज्यादा खून निकलने लग जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।